नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमालय शुक्ला आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम शॉर्ट में समझेंगे मलेरिया फीवर के बारे में। मलेरिया फीवर एक प्रकार का पैरासिटिक डिजीज़ है। ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट द्वारा काज होता है और ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो नाम के वेक्टर से फैलता है। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जब किसी मनुष्य को काट लेता है तो उसके बॉडी से इस मलेरिया पैरासाइट के स्पोरोजोइट्स चले जाते हैं बॉडी के अंदर और वो अंदर डिवाइड होते हैं, लिवर में जाके मीरोजोइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर मीरोजोइट ब्लड स्ट्रीम में जाता है और आरबीसी को इन्फेक्ट करता है, जिसके कारण आरबीसी का रैप्चर हो जाता है और रैप्चर होने के साथ साथ पेशेंट को बहुत हाई ग्रेड फीवर के साथ साथ चिलनेस कपकपी होने लगती है। तो ये साइकिल में ना जाके हम मुख्यतः ये समझेंगे कि पैरासाइट कितने प्रकार का होता है। ये जो पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम मुख्यतः 4 प्रकार का मलेरिया काज करता है। एक होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और ओवेल। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और ओवेल क्या करता है, ये टर्सियन मलेरिया काज करता है। टर्सियन मलेरिया का मतलब होता है इसमें जो फीवर के स्पाइक रहते हैं ये एवरी 3rd डे होता है, अभी हुआ फिर नेक्स्ट डे नहीं हुआ फिर हुआ। और दूसरा होता है प्लाज्मोडियम मलेरिया। प्लाज्मोडियम मलेरिया ये क्वार्टरडियन मलेरिया काज करता है। क्वार्टरडियन मलेरिया काज करता है। इसमें जो फीवर का स्पाइक रहता है ये एवरी 4th डे रहता है। फीवर जो आता है 4th डे पर आता है। फिर आता है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, जो कि एक प्रकार का गंभीर प्रकार का मलेरिया काज करता है, जिसे कहते हैं मलिग्नेंट टर्सियन फीवर। इसमें जो फीवर की स्पाइक रहती है वो इरेगुलर रहती है। मोस्टली इसमें फीवर 48 आवर्स पर रिपीट करता है। बाकी इसमें जो सिम्टम रहते हैं वो सीवियर होते हैं। और एक होता है प्लाज्मोडियम नोलेसी। प्लाज्मोडियम नोलेसी भी क्वार्टरडियन मलेरिया ही काज करता है, लेकिन इसमें जो फीवर पैटर्न रहता है ये इरेगुलर रहता है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के तरह ही। अब हम इसके शॉर्ट में सिम्टम समझते हैं कि मुख्यतः मलेरिया में क्या क्या सिम्टम आते हैं। तो मुख्यतः मलेरिया में क्या होता है कि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड रहता है ये 7 से 10 दिनों का इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। 7 से 10 दिन के अंदर वो मच्छर काटता है, उसके अंदर वो आपको इन्फेक्ट करेगा, फिर वो मीरोजोइट ये सब रैप्चर होने का काम जो है 7 से 10 दिनों के अंदर हो जाता है। बाकी सिम्टम्स में हम देख पाते हैं कि जो मरीज़ होता है, मरीज़ को हाई ग्रेड फीवर के साथ साथ हेडेक रहना और डायाफोरोसिस, मतलब उसमें पसीना ज़्यादा आता है, मरीज़ को पसीना ज़्यादा आता है। और जो इसका फीवर रहता है ये एक दिन के गैप पर आता है। ये मिसेज आ डे, एक दिन का गैप करता है और फीवर के साथ साथ कपकपी बहुत रहती है। उसके साथ साथ मरीज़ को नाउसिया, वोमिटिंग, मिचली आ सकती है, कभी कभार उल्टी भी हो सकती है। और अन्य सीवियर केसेस में पाया गया है कि इसमें हेपेटोस्प्लीनोमेगैली, मतलब उसमें लीवर और स्प्लीन का बड़ा हो जाना पाया गया है। साथ साथ उसको जॉइंटिस के भी शिकायत हो सकती है। अगर सीवियर केसेस में देखा जाए तो थ्राम्बोपिनिया, थ्राम्बोसाइटोपिनिया के साथ साथ डीआईसी की भी शिकायत हो जाती है, डिसिमेटेड इंटाकोगुलेशन। तो इसमें क्या होता है, ब्लड में थक्के भी सीवियर केसेस में जम सकते हैं। थ्राम्बोसाइटोपिनिया में हम पाते हैं कि जब हम सीबीसी कराते हैं तो मरीज़ की हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स डाउन मिलती हैं और साथ साथ उसमें हीमोलिटिक अनीमिया के भी शिकायत पाई जा सकती है। और हीमोलिटिक अनीमिया के कारण क्या होता है, मरीज़ में चक्कर आना और कमज़ोरी पाई जाती है। हीमोलिटिक अनीमिया में आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से होता है। अब हम इसके डायग्नोसिस कैसे हम जानेंगे कि हमें मलेरिया हो गया है। तो जब हम चिकित्सक के पास जाते हैं तो सबसे पहले इनिशियल स्टेज में चिकित्सक एक टेस्ट लिखता है जिसे कहते हैं थिक ब्लड स्मीयर। थिक ब्लड स्मीयर से डॉक्टर क्या डिटेक्ट करता है कि आपके अंदर पैरासाइट प्रेजेंट है या नहीं है। ये एक प्रकार का इनिशियल टेस्ट है। फिर
एक दूसरा टेस्ट कराया जाता है जो कन्फर्मेशन के लिए होता है, वो थिन ब्लड स्मीयर होता है, जो डिटरमाइन करता है कि आपके अंदर प्लाज्मोडियम स्पीशीज है, कितनी है, किस मात्रा में है और उसके कॉम्प्लिकेशन क्या कर सकते हैं। उसके साथ साथ डॉक्टर आपकी एक CBC रिपोर्ट कराता है। CBC रिपोर्ट में पता चलता है कि कहीं हीमोलिटिक अनीमिया तो नहीं हो रही है मरीज़ को, जिसमें कि हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है, प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है और LDH बढ़ जाता है। बाकी ल्यूकोसाइटोपिनिया भी पाई जाती है। CBC से पता चल जाता है कि इसमें ल्यूकोसाइट्स, WBC की कमी, प्लेटलेट्स की कमी तो नहीं हो गई है। ट्रीटमेंट में हम अगर देखते हैं तो एलोपैथिक में मोस्टली क्लोरोक्विन, प्रीमाक्विन, ये सब जो है इसके एंटीबायोटिक चलाई जाती हैं। बाकी कुछ लोग होम रेमेडी भी सजेस्ट करते हैं कि जैसे अदरक है, हल्दी है, फीवर नट्स हैं, गन्ने का रस या तुलसी इसमें अच्छा काम करते हैं। ग्रेप फ्रूट भी लोग यूज़ करते हैं। अगर हम होम्योपैथिक रेमेडी देखते हैं तो होम्योपैथी में सिंकोना ऑप्शनैलिस, जिसे चाइना कहते हैं, इपिटोरियम पर्फ, ब्राइनिया, रस्टाक्स और नेक्सोमिका जैसी दवाइयाँ अच्छा काम करते हैं। बाकी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपने नज़दीकी क्लासिकल होम्योपैथ के पास जाएं। वो आपका पूरा केस लेकर जो आपके लिए सूटेबल मेडिसिन होगी वो देगा, तो उससे आपको ज़्यादा लाभ होता है। और इसके बचाव के लिए हम ये कर सकते हैं कि जो मलेरिया बाहुल्य क्षेत्र हैं उसमें हम ना जाएं, और अगर हमको जाना पड़ रहा है तो उसके पहले प्रिवेंटिव मेडिसिन लेकर ही जाएं। प्रिवेंटिव मेडिसिन होम्योपैथिक और एलोपैथिक दोनों ही पद्धति में होती हैं, उनको सेवन करें। और उसके अलावा जैसे अगर घर पर कहीं पानी का जमाव है तो उसको हटाने की कोशिश करें, गड्ढे वगैरह है तो उसको मिट्टी से भर दें, और मच्छर के लिए कीटनाशक का प्रॉपर छिड़काव करें, जिससे ये सब करने के बाद हम मलेरिया से बचे रह सकते हैं। धन्यवाद।